जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम मिश्रा पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईबी एसीआईओ ग्रेड 2 एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 18 जनवरी 2024 को शिफ्ट 2 के जीएस के 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज हमने शुरू की है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो पहले हम जनरल स्टडीज के क्वेश्चन, साथ में हम इंग्लिश के भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस तरीके से बाकी टॉपिक्स भी कवर करेंगे। अगर आप इन वीडियोस को भी अच्छे से थॉरोली देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है, दैट्स फॉर श्योर। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले दो तीन इंपॉर्टेंट जानकारी। एक तो यह है कि टीम निष्ठा चैनल, हम दो प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं, टीम निष्ठा .com और एक हमारा ncrtquiz.com। तो टीम निष्ठा पर आपको कोर्सेज मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट है, तो टीम निष्ठा पर हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और आईबीएसीआई को लेकर हम क्रैश कोर्स भी लॉन्च करेंगे जो फोकस करेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उन पर, ताकि आपकी एक बहुत डेडिकेटेड तैयारी हो सके। उसके अलावा जो है ncrtquiz.com पर भी जो है हमने मॉक टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं। इसके अलावा हमारा वहां पर चैप्टर वाइज क्विजेज हैं एनसीईआरटी के। 6 टू 12th है आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, साइंस का 6 टू 10th, पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस का 9 टू 12th, इकोनॉमी आर्ट एंड कल्चर का 11th 12th के क्वेश्चंस वहां पर अवेलेबल हैं। हिंदी में भी ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है जी। और सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, सीजीकैट के लिए आपको वहां पर मॉक टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं सेशन की। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। Okay, which one of the following is an example of colonial architecture in India? Gateway of India, Mumbai, India Gate, न्यू दिल्ली। दोनों ही जो है आपका कॉलोनियल आर्किटेक्चर। देखिए, जो इंडिया गेट था वो वर्ल्ड वॉर वन में जो शहीद थे, जो ब्रिटिश इंडियन कह लीजिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनको कह लीजिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये जो है इंडिया गेट बनाया गया था दिल्ली में। और जो गेटवे ऑफ इंडिया था वो आपका स्वागत में बनाया गया था, ब्रिटेन के राजा के स्वागत में बनाया गया था। तो दोनों ही कॉलोनियल आर्किटेक्चर की बहुत कह लीजिए बढ़िया एग्जांपल मानी जाती हैं। सो गेटवे ऑफ इंडिया वाज बिल्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज टू कमेमोरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मेरी। प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर भी इसे बोला जाता है। ओके, इंडिया गेट जो है वो 1931 में बना था, डिजाइंड बाय एडविन ल्यूटेंस। तो जो सेंट्रल दिल्ली जो पावर हब है उसको इसीलिए ल्यूटेंस दिल्ली भी बोला जाता है, ठीक है। एनीबडी फ्रॉम दिल्ली एनसीआर या आसपास में रहने वाले तो उसको ये टर्म डेफिनेटली आपने सुना होगा, ल्यूटेंस दिल्ली, ठीक है जी। सो इज अ वॉर मेमोरियल बिल्ट बाय द ब्रिटिश टू ऑनर द इंडियन सोल्जर्स हु डाइड इन द वर्ल्ड वॉर वन। इन द ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया द मौर्यस वर सक्सीडेड बाय हुम, शुंग और कनवास। देखिए, अब इमीडिएटली जो लास्ट रूलर था मौर्यस का, बृहद्रथ, उसको किसने मारा? पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। फिर उसके बाद हम अग्निमत मित्र की बात करते हैं तो शुंग डायनेस्टी शुरू होती है। तो ये शुंग डायनेस्टी जो है ये आपको मगध वाले रीजन में, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में देखने को मिलता है। और जो सेंट्रल पार्ट में आपको देखने को मिलते हैं कनवास, ठीक है, कन्व डायनेस्टी। तो दोनों ही हैं। मतलब देखो, अब इसमें ना ये नहीं लिखा कि सक्सीडेड इमीडिएटली, ठीक है। और शुंग डायनेस्टी का समय बहुत कम था, लगभग 50 साल का समय रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है दोनों ही है आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका? बोथ 1 and 2, ठीक है जी। सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर द शुंग फाउंडेड बाय द पुष्यमित्र शुंग सक्सीडेड इन मगध एंड सराउंडिंग रीजन। कनवास लेटर ओवरथ्रो द शुंग एंड कंटिन्यू टू रूल इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, ठीक है जी। जो है शुंग के बाद कनवास आए, तो ये दोनों ही डायनेस्टीज ने सक्सीड किया है मौर्यस को इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल रीजन, ठीक है। तो आंसर हो गया बोथ 1 and 2। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शेल बी वेस्टेड इन whom एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब ये ना क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। एक स्टेट की डेफिनेशन जो हम आर्टिकल 12 में देखते हैं, ठीक है जी। आर्टिकल 12 में जिसमें हम ये कहते हैं कि स्टेट क्या है, ठीक है। स्टेट शैल नॉट डू दिस। एक तो वो वाला है स्टेट जिसमें हम कहते हैं कि पार्लियामेंट भी आता है, स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इवन पीएसयूज भी स्टेट की डेफिनेशन में आता है। अब यहां पर जो है ये स्टेट जो दिया है वो स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा है, राज्य की बात कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ऑप्शन में गवर्नर भी है, प्रेसिडेंट भी है, तो हम स्टेट यहां पर राज्य को मान के चल रहे हैं। और अगर आप ऑफिशियल आंसर की देखेंगे वहां पर भी आंसर इसका
गवर्नर ही दिया गया था। तो आंसर क्या है इसका 2। ठीक है जी। सो आर्टिकल 154 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शेल बी वेस्टेड इन द गवर्नर। ठीक है जी। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, बट रियल पावर कौन एंजॉय करता है? दैट इज चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक्सरसाइज्ड The real executive power is exercised by the Council of Ministers, headed by the Chief Minister, as per the Article 163. Which of the following is a correct statement about Industrial Policy Resolution 1956? अब ये वो दौर है जब आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान, पीसी महालनोबिस मॉडल, ठीक है, ओके, इट फॉर्म द बेसिस ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान फॉर सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं उससे काफी ज्यादा प्रभावित है। ये कहा भी जाता है कि भाई 1947 से लेकर 1991 तक जो है मेनली हमने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को फॉलो किया। उसके बाद हम जो है अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करते हैं। So it classified industries into two categories only, with the first being exclusively for the private sector. नहीं, देखो सोशलिस्टिक जब हम पैटर्न ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सोशलिस्टिक जो है सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, तो उसमें मेनली क्या है कि पब्लिक सेक्टर लीड करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज होंगी, और ये जो है प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन बहुत कम होगी। तो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या हो गया? ओनली वन। करेक्ट पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर हो गया ओनली वन। ठीक है जी। सो वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय महालनोबिस मॉडल, एम्फसाइज द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट विद द स्टेट कंट्रोल ओवर द दिस सोसाइटीज। अच्छा, अब जो ये जो आपका इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी थी, इसमें 3 कैटेगरी में इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया था। शेड्यूल ए जो एक्सक्लूसिवली स्टेट मोनोपोली में था, शेड्यूल बी जो स्टेट लेड था बट प्राइवेट अलाउड था, और शेड्यूल सी जो ओपन था प्राइवेट सेक्टर को लेकर भी। तो ये एक मैंने चार्ट है, इससे आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। देखो शेड्यूल ए में क्या था? जो कोर एरियाज थे, जो आप नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाए, ठीक है, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ट्रांसपोर्ट, डिफेंस इक्विपमेंट, आयरन एंड स्टील, एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब धीरे धीरे अब हम क्या कर रहे हैं, जो अगर मैं प्रेजेंट टाइम्स की बात करूं, तो अब धीरे धीरे हम डिफेंस इक्विपमेंट को भी ओपन अप, आयरन स्टील को बहुत पहले कर चुके, एयर ट्रांसपोर्ट भी, रेलवे ट्रांसपोर्ट में भी प्राइवेट सेक्टर आ गया है काफी जगह, एटॉमिक एनर्जी। तो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर, ये जो कोर सेक्टर है उनमें भी आना शुरू हो गया। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट बट नॉट कोर सेक्टर, ठीक है जी, पर इसमें स्टेट का होल्ड रहेगा, जैसे कि फर्टिलाइजर, मशीन टूल, सिंथेटिक रबर, एल्यूमिनियम, केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, और ऑल अदर सेक्टर्स फ्रीली अलाउड, बट उसमें लाइसेंसिंग था, लाइसेंस राज, इंस्पेक्टर राज जिसको कहा जाता है। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्री, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है जी। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज़कात? ठीक है, ये अगर आपने ये सीरीज अगर आप कंटिन्यूड देख रहे हो, ठीक है, तो ये एक तरीके से छठा सेशन है। तो अगर आप ये पूरी सीरीज देख रहे हो, तो ऑलरेडी मैं इसके बारे में जिक्र कर चुका हूं। मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि जो कोर प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम में, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ज़कात, या जिसको हम मतलब आम भाषा में दान देना कह सकते हैं। ठीक है, दान देना। तो अपनी सेविंग्स का, ठीक है, अपनी सेविंग्स का 2.5%, 2.5% जो है आप डोनेट करें। ठीक है, डोनेट करें। सो ये क्या है? आपका आर्म्स गिविंग। ठीक है जी, आर्म्स गिविंग। अच्छा, फास्टिंग जो है, ठीक है जी, जैसे रमजान का महीना है, उस समय पर जो है फास्टिंग रखी जाती है। ठीक है, पिलग्रिमेज जो हो गया आपका मक्का जाना, ठीक है, तो ये हो गया आपका। सो हज की यात्रा करना, पिलग्रिमेज। प्रेयर को सलाह कहा जाता है। ठीक है जी, 5 डेली प्रेयर्स, ठीक है, 5 वक्त की नमाज, और फास्टिंग, सौम, ठीक है, सौम, फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान या रमजान फ्रॉम द डॉन टू सनसेट। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स में से ज़कात आता है, 5 पिलर्स, एंड जिसमें जैसे मैंने आपको कहा कि लगभग 2.5% जो है अपनी सेविंग की आप गरीबों में दान करेंगे। ठीक है जी। चलिए, टिपिकली डैश आर द पेपर्स बियरिंग द प्रॉमिस ऑफ अ फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ मनी रिटर्न्स ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्या चीज है, क्या पेपर है जिसपे लिखा जाता है कि आपको इतना % ब्याज मिलेगा इतने समय बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद? तो वो होता है आपका, देखो 2 चीजें हैं। कंपनी एक तो स्टॉक्स इशू करती है, शेयर्स जिसको हम कहते हैं आम भाषा में, और एक है बॉन्ड्स इशू करती है। अब स्टॉक में कभी कोई नहीं कह सकता कि इतना ही पैसा मिलेगा भाई, इसीलिए कहा जाता है हाई रिस्क हाई गेन। हो सकता है कि कंपनी बहुत अच्छा कर जाए तो आप बहुत अमीर हो जाएं,
हो सकता है कंपनी डूब जाए तो आप भी डूब जाएं। बॉन्ड में क्या है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपका एफडी होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ठीक है, तो वैसा ही कुछ है। तो बॉन्ड में एक पेपर्स हैं जिसमें प्रॉमिस है फॉर अ फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ मनी रिटर्न्स ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो ये क्या है आपका बॉन्ड्स। अच्छा, बाकी चीज क्या है, डिपॉजिट्स। देखो डिपॉजिट्स जनरली हम कहां पर हैं, बैंक में जो है करते हैं, बट वो सेविंग भी हो सकते हैं, करंट डिपॉजिट्स, तो यहां पर वो क्लैरिटी नहीं दी गई है। तो यहां पर आपका बेस्ट ऑप्शन क्या है, बॉन्ड्स। सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, सिक्योरिटीज में आपका शेयर्स भी आ गए, बॉन्ड्स भी आ गए, डिबेंचर्स भी आ गए, डिबेंचर्स में फर्दर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है। जिनको नहीं समझ आ रहा है ये टर्म्स, लग रहा है कि बहुत बाउंस कर रहा है, तो इकोनॉमी का एक मैराथन सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेरे चैनल पे आप सर्च कीजिए, तो वो लगभग 4 घंटे का एक सेशन है, वो पूरा इकोनॉमी का सेशन देख लीजिए, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर आपको लगता है और डिटेल में पढ़ना है कि एग्जाम में बिल्कुल फुल प्रूफ होकर पढ़ना है, तो टीम निष्ठा चैनल पर, ऐप पर जाकर आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कैपिटल हो गया बेसिकली, जो कैपिटल अमाउंट, मतलब जो बेसिकली जो है इन्वेस्ट किया जाता है, इसमें कहते हैं कैपिटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है, तो वो हो गया। तो आंसर इसमें क्या है, बॉन्ड, ठीक है जी। फिक्स्ड रिटर्न स्ट्रीम ओवर अ टाइम, मेकिंग ऑप्शन 3 द मोस्ट एक्यूरेट। Consider the following statement regarding the Commission and Committee of Parliament on official language. It shall be the duty of the Commission to make recommendations to the President on the progressive use of Hindi. ठीक है, तो ये जो है कमीशन की कह लीजिए ड्यूटी है कि वो रिकमेंडेशंस दे प्रेसिडेंट को ऑन द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी, बिल्कुल ठीक है जी। A committee consisting of 30 members shall be constituted. Okay. लास्ट स्टेटमेंट देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आउट ऑफ 30 मेंबर 10 शेल बी फ्रॉम लोकसभा एंड 20 फ्रॉम द राज्यसभा। तो लोकसभा की स्ट्रेंथ 543, इसकी 245। अगर आपने पॉलिटी एक बार भी पढ़ा है तो हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द जो कमिटीज हैं उनमें 2:1 होता है, तो 2 किसका है, लोकसभा का, और 1 किसका है, राज्यसभा का, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ कम है। तो ये उल्टा है। अगर आपको इतना भी समझ आ गया, अगर आपको पता है कि थर्ड स्टेटमेंट कंफर्म गलत है, जो कि ऑन द फेस ऑफ इट सीधा सीधा पता लग रहा है गलत है, तो 3 ऑप्शन तो क्रॉस होगी, एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है। तो ये यहां पर 20 आना चाहिए और यहां पर आपका 10 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सही है, ये स्टेटमेंट सही है, आंसर हो गया 1 और 2, ठीक है। सो आर्टिकल 344 सब क्लॉज 1 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, कमीशन जो है एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि वो प्रमोट करे हिंदी को, ठीक है जी। द कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंप्राइजेस 30 मेंबर्स, द करेक्ट रेशियो इज 20 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा, 10 फ्रॉम द राज्यसभा। Generally, tribes are found in all parts of India, but which of the following is not associated with the major tribal population of India? वो कह रहा है कि ट्राइब्स जो है लगभग आपको इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स में मिलती हैं, बट एक कौन सा एरिया है जिसमें ट्राइब्स नहीं है, तो वो झारखंड में। झारखंड तो बिहार से अलग ही इस उस पे हुआ है कि हमें एक अलग ट्राइबल स्टेट चाहिए। लक्षद्वीप आइलैंड, जहां पर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन ही ट्राइबल पॉपुलेशन है। अंडमान निकोबार, अगेन हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया, जरावाज, ओंजेस, सेंटनलीज, ठीक है, तो ये सारी ट्राइब्स हैं वहां पर। तो आंसर क्या बचा आपका, दिल्ली। इवन पंजाब हरियाणा में भी शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन नहीं मिलती है, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका 1, हाईली अर्बनाइज्ड है विद नो सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन। कंसिडर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अवेल द कनेक्शन अंडर उज्ज्वला 2.0, ठीक है जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उज्ज्वला के लिए, एप्लीकेंट वुमेन ओनली, मस्ट हैव अटेन्ड द 18 years of age. Okay, there should not be any other LPG connection from any other OMC, oil marketing company, in the same household. Adult women belonging to any of the following categories: SC ST, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मोस्ट बैकवर्ड, ठीक है जी, अंत्योदय योजना, अन्न योजना, एक्स टी गार्डन ट्राइब्स, फॉरेस्ट dwellers, पीपल रिजाइडिंग इन आइलैंड, रिवर आइलैंड्स, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका, और एनी अदर पुअर हाउसहोल्ड एज पर 14 पॉइंट डिक्लेरेशन। ऑल अडल्ट मेंबर्स ऑफ द हाउसहोल्ड मस्ट हैव एन आधार कार्ड एंड बैंक का जो है अकाउंट। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, लॉजिकली गलत है। भाई जिसको आप एलपीजी सब्सिडी देना चाह रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि सबका आधार कार्ड होना चाहिए और सबका बैंक अकाउंट होना चाहिए, जरूरी नहीं है, ठीक है, सबका बैंक अकाउंट हो, सारे एडल्ट मेंबर्स का। भाई जिसका जिसके आपने जिसको बेनिफिट देना है,
उसका आधार कार्ड चाहिए, उसका बैंक अकाउंट चाहिए, तो ये गलत हो गया। यहां पर ऑल एडल्ट मेंबर्स जरूरत नहीं है। अगर 4 ऑप्शन गलत है तो ये गलत, ये गलत। अब बचा आपका 1 2 3। अब थर्ड स्टेटमेंट जो है, अडल्ट वुमेन बिलोंगिंग टू दीज कैटेगरीज, ठीक है, उनको ये बेनिफिट मिलेगा। तो ब्रॉडली ठीक है जी, ये स्टेटमेंट भी, यहां पर भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका 1 2 3। ठीक है जी, आंसर हो गया आपका 1 2 3। So Ujjwala 2.0 launched in 2021, एलपीजी कनेक्शन टू पूर हाउस होल्ड स्पेशली वुमेन। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये हमने देख लिया। और यहां पर जो है सिर्फ एप्लीकेंट के पास बैंक अकाउंट और आधार जो है अपना नंबर होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट एंड एसोसिएटेड रिलीजन्स आर मैच करेक्टली। अब देखो अरण्यक हिंदुइज्म में बहुत फेमस। देखो हम वेदों की बात करते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर हम उपनिषद की बात करते हैं, फिर हम अरण्यक की बात करें। देखो अरण्यक शब्द जो है वो आया है फॉरेस्ट से, अरण्य जैसे दंड कारण्य, ठीक है, दंड कारण्य छत्तीसगढ़ में, तो दंड माने पनिशमेंट, अरण्य मतलब फॉरेस्ट, तो इसको फॉरेस्ट ट्रीटीज के रूप में भी कहा जाता है। ठीक है, तो सो अरण्यक दैट इज देयर इन हिंदुइज्म। ठीक है, जन्म सखीज, सो इन सिखिज्म बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है आपका गुरु नानक देव जी की जो है जीवनी के बारे में जो है आपको कहानियां मिलती हैं। नेक्स्ट आता है अगम सूत्र और त्रिपिटक। अब देखो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया है त्रिपिटक किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तीन पिटक में मैंने हमने डिस्कस किया था, विनय पिटक, सुत्त पिटक, ठीक है जी, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें मोनेस्टिक जो है रूल्स हैं, जो भी मॉन्क्स हैं, मतलब जो भी रहने के लिए, ठीक है, मॉन्क्स के लिए, नन्स के लिए क्या रूल्स हैं, उनको जो फॉलो करने हैं। तो मैंने आपको इसको याद कराया था विनम्र से, कि विनम्र से याद कर लो। ठीक है, कि आपका जो स्वभाव है वो विनम्र होना चाहिए यहाँ रहने के लिए। ठीक है, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक को मैंने आपको बताया था सूत्रधार से। सूत्रधार कौन है, गौतम बुद्ध स्वयं, तो उनकी टीचिंग्स को कंपाइल किया गया है। अभिधम पिटक, तो धम्म पॉलिसी अशोक लेकर आया था। सो अभिधम जो पिटक है वो आपको जो फिलोसफिकल डॉक्ट्रीन्स हैं बुद्धिज्म की, उसके बारे में यहां पर बताता है। और जो अगम सूत्र है वो आपका किससे रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड है। तो जो 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर, उनकी टीचिंग्स जो है यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। तो ये दोनों पार्ट गलत हो गए। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो गया आपका 1 एंड 2। करेक्टली मैच्ड पूछा था कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो आंसर हो गया 1 एंड 2। So Aranyak part of Vedic literature dealing with the rituals and meditation. ठीक है, Janusakis are hagiographic accounts of Guru Nanak life in Sikhism and canonical text of Jainism, not Buddhism. ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। In 1526, who defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi at Panipat and captured Delhi and Agra? ठीक है जी, किसने जो है सुल्तान ऑफ दिल्ली को हराया, इब्राहिम लोदी को। अब अगेन SKTSL, लोधी डायनेस्टी आखिरी में थी। लोधी डायनेस्टी के बाद कौन आया, मुगल्स आए। मुगल्स में सबसे पहला राजा कौन था, बाबर था। ठीक है जी, तो बाबर। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया आपका आंसर बाबर। तो बहुत ही फेमस बैटल ऑफ पानीपत, it marked the beginning of Mughal rule in India. So Babur, a descendant of Taimur and Genghis Khan, and defeated Ibrahim Lodi of Lodi dynasty, और he then captured Delhi and Agra, laying the foundation of Mughal Empire. फिर हुमायूं आया, हुमायूं हार भी जाता है, फिर वापस जाता है। ठीक है, फिर शेरशाह सूरी, सुर डायनेस्टी, फिर दोबारा से हुमायूं आता है। जब वापस आता है तो 1 साल ही रूल कर पाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। सीढ़ियां उतरते वक्त कहा जाता है। फिर अकबर बहुत यंग एज में गद्दी संभालता है। फिर अकबर के बाद आप कह सकते हैं कि मुगल एम्पायर कंसोलिडेट होता है। ठीक है जी, ओके। अरेंज द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन। हुमायूं टॉम्ब न्यू दिल्ली, टॉम्ब ऑफ इतामद दौला आगरा, सलीम चिश्ती टॉम्ब फतेहपुर सीकरी, रबिया दौरानी टॉम्ब औरंगाबाद। अब देखो हुमायूं की टॉम्ब जो है ये हमने पहले भी डिस्कस किया। अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू देख रहे हैं तो जो उनकी विडो थी उन्होंने बनवाया। ठीक है, और उसके बाद आपको सलीम चिश्ती टॉम्ब मिलता है फतेहपुर सीकरी, जो कि अकबर ने बनवाया। ठीक है, तो 1 के बाद आपका 3 है, वैसे ऑप्शन ही एक बचा। 1 के बाद 3, फिर आपका टॉम्ब ऑफ इतामुद्दौला आगरा, और फिर आपका रबिया दुरानी टॉम्ब औरंगाबाद। ये औरंगाबाद वाला जो आखिरी में जब औरंगजेब आ गया, ठीक है, उस समय पर आपको देखने को मिलता है।
सो फर्स्ट गार्डन टॉम, हुमायूं टॉम, सलीम चिश्ती टॉम, बिल्ड बाय अकबर एट फतेहपुर सीकरी, और इतामद दौला ऑफन कॉल्ड बीबी ताज, ठीक है, और जो रबिया दुरानी टॉम था औरंगाबाद ऑल्सो कॉल्ड बीबी का मकबरा, ठीक है। तो ये है आपका ये अगर आप देखेंगे तो जहांगीर की जो वाइफ है वो अपने फादर की याद में बनवाती है, ठीक है, और रबी दुरानी टॉम औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका 1324। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट सेकेंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया, ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान। अब देखो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, मतलब जो हमने अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाला क्वेश्चन भी किया था। सो द ड्राफ्ट ऑफ दिस प्लान वॉज प्रिपेयर्ड बाय पीसी महालनोबिस ओनली, मतलब पूरा पूरा सेकंड 5 ईयर प्लान सिर्फ पीसी महालनोबिस ने बनाया। ऑब्वियसली ही वाज द मेन आर्किटेक्ट, उन्हीं के नाम से महालनोबिस मॉडल की बात करते हैं, बट ही वाज नॉट द सोल पर्सन। द ड्राफ्ट ऑफ दिस प्लान वाज प्रिपेयर्ड बाय ओनली, नहीं ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे लोग थे। दिस प्लान एम्फेसाइज्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, पर्टिकुलरली हैवी इंडस्ट्रीज। उसी के बाद हम बहुत सारी पीएसयूज को देखते हैं, और ये बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ओनली 2, ठीक है जी, आंसर हो गया ओनली 2। So second 5 year plan 56 to 61 focused on rapid industrialization, especially in heavy industries, steel, capital goods. Although PC Mahalanobis ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, but he was not the sole person over there. ठीक है जी। Which of the following statement is correct about human made resources? देखो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है कि इंसान ने बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज थी उनको प्रोसेस करके उनको एक बेटर प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। सो पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ठीक है जी, ब्रिजेस, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सिंपल है जी, और लॉजिकल लॉजिकल है कि भाई बिल्डिंग्स बनाई हमने, ब्रिजेस, रोड्स, व्हीकल्स, ये सारी चीजें क्या हैं? जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमने कह लीजिए एक प्रोसेस करके एक फिनिश्ड गुड्स बना लिए हमारे लिए, हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। टेक्नोलॉजी इज नॉट अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, इज इट सो? टेक्नोलॉजी इज वेरी मच अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी थी 100 साल या 200 साल या 300 साल पहले, तो ये जो भी टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, या ऐसा नहीं है 300 साल पहले नहीं थी, 300 साल पहले प्रिंटिंग प्रेस था, वो भी एक टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। तो समय समय पर जो भी टेक्नोलॉजी, इवन अगर हम कहें कि भाई पत्थर को रगड़ना, उससे आग निकलेगी, उससे आप खाना पका सकते हो, ठीक है। सेटल्ड एग्रीकल्चर, वो भी टेक्नोलॉजी है, वो भी एक टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन है। तो ये सारी चीजें क्या है? दिस इज डेफिनेटली अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। सो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि यहां पर लिखा है नॉट, ठीक है, ये सही है। आंसर क्या हो गया? ओनली 1। अच्छा, एक ध्यान रखना, इनमें इन्होंने ना ऑप्शन बड़ा स्मार्टली दिया है। ऑप्शन क्योंकि पेपर में 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, बहुत ज्यादा, मतलब मैं जिस भी स्टूडेंट से बात हो रही है या कोई भी पूछ रहा है, तो मैं उसको ये कह रहा हूं कि भाई इसमें ऐसा नहीं कि बुलेट स्पीड चाहिए, इसमें हाइपरसोनिक स्पीड चाहिए। क्वेश्चन पढ़ा टिक, क्वेश्चन पढ़ा टिक, मतलब बहुत हाई एक्यूरेसी लेवल और बहुत हाई स्पीड चाहिए। अब इसमें अगर आप देखोगे, ये जानबूझ के इन्होंने ये किया हुआ है, ठीक है, ओनली 2 पहले दे दिया, 1 बाद में दिया। आपने पढ़ा क्वेश्चन, अच्छा ओनली 1 सीधा टिक कर दिया तो ये नहीं करना है, ठीक है। यहां पर भी देखो, बोथ 1 एंड 2 पहले दे दिया, फिर 1 फिर 2, इस तरीके से दे आर गिविंग ऑप्शंस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोकसभा आर करेक्ट? लोकसभा, जिसको हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, ड्यूली कंस्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 17 अप्रैल 1952। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 1952 1951 के एंड में और स्टार्टिंग ऑफ 52 में जनरल इलेक्शंस हुए थे, पहले जनरल इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सिंह, ठीक है। और एज मैनी ये 17 जनरल इलेक्शंस जो हैं लोकसभा के हो चुके हैं दिसंबर 2023 तक, ठीक है। जनवरी 2024 में ये एग्जाम हुआ है, तो आपका तब तक जो है 17 जो है लोकसभा इलेक्शंस हो चुके थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है पहले स्पीकर थे लोकसभा के? नहीं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, डिप्टी सॉरी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हमारे जो है कह सकते हैं आप चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। और जीवी मावलंकर डिप्टी स्पीकर थे लोकसभा के? नहीं, जीवी मावलंकर स्पीकर थे लोकसभा के, ठीक है। जीवी मावलंकर स्पीकर थे लोकसभा के, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। करेक्ट पूछा है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोथ 1 एंड 2, ठीक है, या कह लीजिए ओनली 1 एंड 2। ओके, सो
नेक्स्ट आपका गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो गांधी इरविन पैक्ट जब हुआ, अब थोड़ा सा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में, फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931, तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। ये याद रख लेना कि सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, गांधी जी खुद जो है लंदन गए थे। ठीक है, तो उसके बाद जब उनको ये समझ आ गया कि ब्रिटिशर्स आर नॉट सीरियस इन ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स, तो फिर वो वापस आके फिर जो है मैकडोनल्ड अवार्ड आता है, फिर वो जो है गांधी जी, जो पूना पैक्ट की हम बात करते हैं, गांधी जी और फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो वो उसके बाद की कहानी है। ठीक है, तो पैक्ट में क्या हुआ, ये कहा गया कि एक अनदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, क्योंकि इससे पहले क्या था, साइमन कमीशन आया। ठीक है, फिर ये उन्होंने कहा कि भाई एक पावर ट्रांसफर हम तब कर सकते हैं ना जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे होंगी। ब्रिटिशर्स को पता था कि भाई बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये आपस में कहीं ना कहीं सबके डिमांड जो है काउंटर डिमांड्स हैं, तो एक पेज पे सबका आना मुश्किल है, तो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, उसमें आपस में सब भिड़ जाएंगे। हम कहेंगे कि देखिए जी हम तो देना चाहते हैं बट आप ही कॉमन पेज पे नहीं है। दैट वाज द आइडिया। थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। ये सारी कहानी अगर आपको समझ आ रही है ना, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर पेपर में कंफ्यूजन बनी रहेगी। द आइडिया टू टेल यू द स्टोरी इज दैट ओनली। द पैक्ट प्रपोज अनदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस द एग्रीमेंट रीच्ड इन द फर्स्ट। ठीक है, ये कहा गया कि हाँ जी जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चीजें डिस्कस हुई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, Indian National Congress was to withdraw the civil disobedience movement immediately and effectively in all respect। भाई कंडीशनिंग ये थी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप विड्रॉ कर लीजिए और जाकर सरकार से बात कीजिए, सरकार आपको लंदन बुला रही है, वहां पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेगी। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, तो यहां पर जो है पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बातों को डिस्कस किया जाएगा और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विड्रॉ कर लिया जाएगा। बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वुड बी विड्रॉन फोर्थविथ, यस। ठीक है, जो बॉयकॉट है ब्रिटिश गुड्स का उसको भी वापस ले लिया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट कंडोन ब्रीच ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ रिलेटिंग टू सॉल्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड वुड द सॉल्ट एक्ट बी अमेंडेड। ठीक है, अब ये था ना कि गांधी जी ने डांडी मार्च किया, ठीक है, सॉल्ट लॉज को ब्रीच किया गया। ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स को जेल में डाला गया। तो यहां पर ये कह रहा है कि भाई सरकार ने कहा कि भाई अगर कोई सॉल्ट लॉ तोड़ेगा तो हम उसको मतलब जेल में नहीं डालेंगे और सॉल्ट एक्ट को अमेंड करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सॉल्ट एक्ट अमेंड नहीं हुआ था। हाँ, बट उन्होंने ये कर दिया था कि भाई जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स किसी भी तरीके से वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं थे उनको छोड़ दिया जाएगा। ये मतलब एक पैक्ट था कि कुछ डिमांड्स गांधी जी ने उनकी मानी, कुछ डिमांड्स उन्होंने गांधी जी की मानी। तो गांधी जी की डिमांड में ये था कि भाई नॉन जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो नॉन वायलेंट थे उनको छोड़ दिया जाएगा और पर्सनल कंजम्पशन के लिए जो सॉल्ट है वो बनाने दिया जाएगा। ठीक है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए अभी भी उन्होंने अलाउ नहीं किया था एक कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट फॉर द कमर्शियल पर्पसेस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और किसी भी तरीके से सॉल्ट एक्ट को अमेंड करने की उन्होंने बात नहीं करी थी। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका 1 2 3। ठीक है जी, ये कहानी मैंने आपको बता दी है सारी। चलिए, हु इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। अगेन इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन इस 20 क्वेश्चन में मेरे को नहीं दिखा, मतलब इस बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ठीक है जी, और यहां पर आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, बट जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक्चुअल में पावर एंजॉय करते हैं। और जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो किन के नाम से लिए जाते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से लिए जाते हैं। बट जो जो आपके राष्ट्रपति जी हैं वो काम करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गोदावरी रिवर आर करेक्ट। ठीक है, गोदावरी रिवर को लेकर कौन कौन से कथन सही हैं। द रिवर्स राइजेज इन द सह्याद्रीज नियर त्र्यंबकेश्वर इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। बिल्कुल ठीक है जी, सह्याद्रीज जिसको हम वेस्टर्न घाट्स भी कहते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में इसको सह्याद्रीज कहा जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है जी। त्र्यंबकेश्वर से जो है शुरुआत होती है गोदावरी नदी की, जिसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। सो द्वयलेश्वरम, द रिवर डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटरीज, जहां पर डेल्टा बनता है। ठीक है, तो डेल्टा कैसे है, ठीक है, इस तरीके से है ना।
इसीलिए हम कहते हैं कि डेल्टा क्या है, एक ट्रेंगुलर लैंड फॉर्म जो फाइनली जो डिस्ट्रीब्यूटरी और बिल्कुल फ्लैट स्लोप है, और वहां पर नदी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स में कन्वर्ट हो जाती है और जो भी सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट करती है। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो दो ब्रांचेस में है, गौतमी एंड वशिष्ठ, बिल्कुल ठीक। ठीक है, मैं अभी आपको मैप भी दिखाऊंगा और क्लियर होगा। गौतमी ब्रांच जॉइंस द बे ऑफ बंगाल थ्रू यानम इनक्लेव ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी में यनम एक जो है उसका पार्ट है, ठीक है जी, वहां पर ज्वाइन करता है। ऑन द नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ में जो है मतलब इस नदी के, गोदावरी नदी के, बाउंड बाय बालाघाट एंड महादेव रेंज स्ट्रेचिंग फोर्थ फ्रॉम द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है जी, तो यहां पर जो है स्ट्रेचिंग फोर्थ फ्रॉम द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ वेस्टर्न घाट जो है वो बालाघाट और महादेव रेंज नहीं है। ठीक है जी, अजंता रेंज आपको देखने को मिलती है। तो आंसर है आपका इसका 1 2 3। ठीक है जी, आंसर है 1 2 3। अब यहां पहले जो स्टेटमेंट गलत है उसको देख लो। बालाघाट एंड महादेव रेंज लाई मोर टुवर्ड्स द सेंट्रल इंडिया, डू नॉट फ्लैंक द गोदावरी रिवर फ्रॉम द नॉर्थ, रिवर इज इंस्टेड बाउंडेड बाय अजंता एंड सतमाला रेंज। ठीक है, ओके, पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा और तीसरा ये देख लो। ठीक है, ये यहां से शुरुआत हुई, ये गोदावरी एक ट्रिब्यूटरीज है, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा। ठीक है, ये देखो गौतमी और विशिष्ट गोदावरी, तो ये जो दो डिस्ट्रीब्यूटरीज है इसकी। ठीक है, और ये सबरी, इंद्रावती, ठीक है, ये सारी क्या है, सेलेरू, ये हो गई इसकी ट्रिब्यूटरीज। और इसको बोलते हैं, जब वो डेल्टा बनता है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ये ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट देना, श्रद्धांजलि अर्पित करना। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिवाइड हो गया। ओके, कंसिडर द रीसेंट Morth draft regarding the motor third party premium discount, which of the following are correct। ठीक है जी, सो बेसिकली ये था कि मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन पर। ठीक है, अगर मान लीजिए कहा क्या है कि 15% डिस्काउंट होगा इन द प्रीमियम, इन प्रीमियम, जो प्रीमियम पे होता है, हैज बीन प्रपोज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बसेस। भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो बसेस हैं उन पे 15% जो है आपको दिया जाएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑफ 25% इन प्रीमियम हैज बीन प्रपोज्ड फॉर प्राइवेट कार रजिस्टर्ड एज अ विंटेज कार। ठीक है, जो एज अ विंटेज कार रजिस्टर्ड हैं उन पे 25%। देखो विंटेज कार के लिए 25% नहीं दिया जाएगा। देखो दो तीन चीजें हैं, एजुकेशन वाला लॉजिकली सोचो, एजुकेशन हो गया सोशल सेक्टर से रिलेटेड चीज, क्या हाँ अच्छा एजुकेशन प्रमोट होगी, हॉस्पिटल का हो सकता है उसमें हो। ठीक है, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, हाइब्रिड व्हीकल, जिससे इन्वायरमेंट प्रमोट हो। भाई सरकार तो डिस्काउंट उसी पे देगी। ठीक है, तो इसमें जो है 25% का डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है जी, और नेक्स्ट आपका डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 7.5% इन प्रीमियम हैज बीन प्रपोज्ड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 15% और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 7.5%। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। आंसर हो गया 1 एंड 3। अब ये क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको पहले वाले सेशन में भी बोला कि जनरल स्टडीज के कुछ क्वेश्चन में आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, और करंट अफेयर के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आपको जनरल स्टडीज के क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। ठीक है जी, ओके, द प्रपोज्ड डिस्काउंट फॉर विंटेज कार दिस मच, और ये These incentives are aimed at promoting green mobility, reducing the financial burden on public transport and eco-friendly vehicles। और इसमें आपका 10% था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति को लेकर कौन सा कथन सही है। द स्ट्रेंथ ऑफ द पंचायत समिति डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन इन अ समिति एरिया। देखो पंचायत, विलेज पंचायत, पंचायत समिति और फिर आपका जिला परिषद, मतलब ये दिस इज लाइक द मिडल लेवल, ब्लॉक लेवल पर। So all the सरपंच of the ग्राम पंचायत are not members of पंचायत समिति at the same time। yes, ठीक है जी, एक बार में सारे जो सरपंच है ग्राम पंचायत के वो इसका मेंबर हो, नॉट पॉसिबल। समिति इज इक्विप्ड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कॉल्ड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शब्द नहीं यूज होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है जनरली, या फिर अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है इसका। ठीक है, तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है। ये सीईओ वर्ड जो है थोड़ा कॉर्पोरेट स्टाइल में, या जैसे नीति आयोग में भी हम सीईओ देखते हैं, बट यहां पर नहीं है। ठीक है, ये सही है, ये सही है। ठीक है जी, आंसर क्या हो गया आपका 1 एंड 2।
ठीक है। सो कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत समिति वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है, बट जनरली बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द ब्लॉक और द समिति एरिया। और जो ऑल सरपंच है ऑटोमेटिक जो है मेंबर्स नहीं होते पंचायत समिति के, इंस्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं प्रमुख चेयरपर्सन उनको इलेक्ट किया जाता है। और पंचायत समिति इज हेडेड बाय ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और इक्विवेलेंट रैंक ऑफिसर, नॉट स्पेसिफिकली कॉल्ड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है जी। तो ये है आज का सेशन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। आई होप दीज वीडियोज आर हेल्पिंग यू। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करने के लिए ये वीडियोस आपको मदद कर रही हैं। हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन के साथ की जो इंफॉर्मेशन है बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपका जब तक ये पेपर तक पहुंचे ये अपने आप में एक बहुत अच्छा रिसोर्स हो आपके लिए। आप इन वीडियोस को देखें और एक वेल प्रिपेयर्ड होकर जो एग्जाम से इस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी जो सारी इंफॉर्मेशन आपकी तैयार हो और अच्छा एग्जाम करके। दैट्स ऑल, दैट वाज द इंटेंट ऑफ द वीडियो। आई होप द वीडियोज आर हेल्पफुल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।